अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, थोड़ा सा ना गला मेरा भी ख़राब हुआ है, थोड़ा थोड़ा बुखार भी। आपको पता है कि जिस तरह से मौसम तब्दील हुआ है तो सबको फीवर भी हो रहा है, गले में भी दर्द है, फ्लू भी हो रहा है और ये वायरल आया हुआ है और हर दूसरे इंसान को हो रहा है। अगर घर में किसी एक शख्स को हो गया तो इसका मतलब है पूरा घर आपको दूसरे दिन नज़र आएगा कि सब बीमार हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है, अब ये मैंने ज़रूर पूछना, क्योंकि मेरा भी गला मेरा साथ नहीं दे रहा, बीच बीच में आवाज़ भी गायब हो रही है। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद होते हैं, आपको पता है हफ्ते के दिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये फीवर जो अब हर दूसरे बच्चे को, बड़े को, सबको, और घर में अगर एक को हो रहा है तो समझे फिर सबको हो रहा है। सही। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक को होने के बाद घर में तमाम लोगों को कैसे लग जाता है, मतलब ये एक से दूसरे को होता है? नहीं, हाँ हाँ, देखिए बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं है कि हर बुखार एक दूसरे को लगे। अच्छा। हाँ, ये कुछ किस्म की कॉन्टेजियस डिजीज कहलाती हैं जो स्प्रेड करती हैं, जो कुछ कहते हैं एयरबॉर्न होती हैं। यानी आपने स्नीजिंग की, आपने छींका, आपने खांसी की, वो कफ रिफ्लेक्स स्प्रेड आउट हो गए, आसपास को चले गए। जैसे सबसे ज़्यादा कोरोना यहाँ गया था, है ना। इसके साथ जो सबसे इससे पहले जो था, जो एक दूसरे को लगता था छींक के ज़रिए या आपका खांसी के ज़रिए, तो वो फ्लू होता है, जस्ट फ्लू जो है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हम कहते हैं गले की बीमारियां, वो गले के एक दूसरे को नहीं लगती हैं। वो गले का खराब हो गया, आपके अपने ही उसमें रीजन होते हैं कि आपके उसमें जो है नेग्लिजेंस होते हैं। कोई कोल्ड चीज़ें आप ले लेते हैं मौसम के हिसाब से जो सूट नहीं करती, वो आप ले लेते हैं। फिर ये कि ये बच्चों में जो ख़ास तौर पे बात है कि गले ख़राब हो गए, इसमें ख़ास तौर पे बच्चों की इम्यूनिटी आती है। आपका बॉडी रेजिस्टेंस मजबूत होना चाहिए, यानी बच्चों का भी बड़ों का भी। बड़े जो होते हैं वो तो मजबूत हो जाता है तो उनको बार बार गले उनके नहीं ख़राब होते, लेकिन हमने देखा कि बच्चों के गले ख़राब होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो हर चीज़ खा लेते हैं। अब जो चीज़ खा लेते हैं उसमें जरासीम होते हैं। तो ये जो तरह से गले की जो खास तौर पर जो बीमारियों के हवाले से जो आज हम बात कर रहे हैं, यानी फ्लू हो गया, गले हो गया, तो इसके अंदर वायरस और प्लस बैक्टीरिया, ये दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। जो जरासीम या जो गला ख़राब होगा, जिसमें पहले जो है फ्लू होगा यानी कोल्ड होगा, ठीक है ना, नाक फ्लू करेगी, वो होगा और फिर गले का होगा, तो ये सारे वायरस है, ये वायरस वाले हैं। अच्छा, जिनका कोई फ्लू नहीं हुआ, कोई गले में सिर्फ डायरेक्ट गला खराब हुआ किसी का, उसमें खांसी भी हो गई, थोड़ा सा सोर थ्रोट हुआ, तो ये बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा। या इस तरह से ये भी होता है कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस ये होता है इसका। इसके अंदर बीमारियां भी होती हैं, इसी की बैक्टीरिया आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी रेजिस्टेंस है। आपका बॉडी रेजिस्टेंस कम है तो वो जल्दी बीमारी फैलेगी, ज़्यादा देर तक रहेगी। वैसे अच्छी बात इसमें यह है कि जितनी बैक्टीरिया की बीमारी होती है, इनका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। अच्छा। हाँ, लिमिटेड होता है। कोई 2 से 5 दिन होगा, तो 5 से 7 दिन होगा, है ना, 10 दिन होगा। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो इनक्यूबेशन पीरियड है इनका 2 से 7 दिन हो गया, इसमें होगा। इसी तरह जो वायरस आ रहे हैं ऊपर से, उनका भी इनक्यूबेशन पीरियड यही होता है, 2 से 7 दिन हो गया, 2 से 5 दिन हो गया, 1 से 7 दिन हो गया। इन्हीं पीरियड्स में ये डेवलप होंगे, ये बीमारी आएंगी। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि भाई एक फ्लू हुआ या गला खराब हुआ, खांसी कंटिन्यू हो गई, खत्म हो जाना चाहिए 2, 4, 5 साल, लेकिन उनकी खांसी नहीं खत्म हुई। या हमने कहा कि यार ये तो हो रहा था, लेकिन इसका तो फीवर चलना ही शुरू हो गया। अब ये हो गया कि वो बीमारी के साथ इनको दोबारा और कोई बीमारी के साथ लग गई। अच्छा। यानी गले के साथ और मल्टीपल जरासीम आ गए उसके सामने। उसी में आपने देखा कि आगे जाके पेट खराब होने लगा है। जैसे बच्चे हैं, ये बड़े भी होते हैं, गले खराब है, खांसी है, इसके साथ मोशन शुरू हो गया, गैस्ट्रो शुरू हो गया, उनके साथ उल्टियाँ शुरू हो गई। तो अब ये एक्सपेंड कर रहा है, ये आपको ये बॉडी के साथ आगे जा रहा है। अच्छा। तो हमें चाहिए फौरी तौर पर इसमें, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन इस मामले में बहुत ज्यादा होती है। गला खराब हुआ है, गोली खा ली, बिल्कुल है ना, एक ले ली, पेनाडोल ले ली या कोई दूसरी ले ली आपने, आप समझ रहे हैं कि मैं ठीक हो गया। अच्छा, कुछ हो भी जाता है सही,
शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जो हल्का फुल्का बीमार होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हर बीमारी नहीं दूर होती। तो हमें ये चाहिए कि हमें कंडेम करना है कि सेट मेडिकेशन आप कभी भी नहीं करें। पहली फुर्सत में अगर आपको फर्स्ट 2 डेज या 3 डेज में फीवर हो रहा है, गले में खराबी आ रही है, खांसी हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसी में एक चीज और आ गई, बुखार आ गया। बुखार में ये हुआ कि उसमें सर्दी लगने के साथ अब बॉडी एक हुआ। अब बॉडी एक जो हो रहा है ये डिफरेंस कर देता है मुख्तलिफ जरासीमों में। अच्छा। अगर आपका बॉडी एक बहुत ज्यादा है, यानी इतना ज्यादा है कि आपकी हड्डियों को तोड़ रहा है, ब्रेक बोन अगर हो रहा है आपका फीवर, तो ये डायरेक्ट जाएगा डेंगू फीवर की तरफ। अच्छा आपको फीवर हो रहा है, आपको बॉडी एक हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बॉडी एक नहीं है आपको इसके साथ जो है समझ के फ्लू है, खांसी है, बॉडी एक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो ये आम बुखार होगा। इसमें टाइफाइड आ सकता है, मलेरिया आ सकता है। अगर सर्दी लगी है बहुत ज्यादा और बहुत पसीना बहुत आ रहा है, पसीना आने के बाद फिर वापस थोड़ी देर रुका, यानी 2 घंटे का पीरियड होता है, बुखार तेज हुआ, सर्दी लगने के बाद पसीना आया, आप ठंडे हो गए, ये 2 आवर्स का पीरियड होता है, ये मलेरिया है। तो बहुत सी चीजें डॉक्टर के पास जब आप आते हैं तो हम फौरन डिटेक्ट करते हैं, एक थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ के कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, फिर वो हमें बताता है। बात होगा गले की जो बीमारियां टॉन्सिलाइटिस है, ये फेरिंजाइटिस, इसमें भी बहुत सर्दी लगती है, और सर्दी लगने के बाद उसमें भी जो है वो पसीना आ जाता है। तो हर पसीना आना हर बुखार में या हर बुखार में सर्दी को लगना जरूरी नहीं है कि वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो या डेंगू हो, ये नहीं होता, बल्कि उसकी रिदम देखी जाती है, बुखार की रिदम कैसे जाती है। अब फर्ज कर लें बुखार है, आपको आ रहा है, आपने कहा कि सर ये कंटिन्यू बुखार आ रहा है, सुबह में थोड़ा सा कम है, रात में ज्यादा, फिर और ज्यादा, इसके साथ बुखार भी है, सर्दी भी लग रही है आपको थोड़ा। अक्सर बुखार ऐसे होते हैं शाम के बाद तेज हो जाते हैं और सर्दी भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये टाइफाइड की तरफ जा रहे हैं आप। अच्छा, ये टाइफाइड का टिपिकल होता है, लेडर पैटर्न तरीका होता है ये, कि लेडर पैटर्न नहीं यूं आ रहा है, नीचे को आ रहा है, स्लोप कर रहा है, फिर एकदम बढ़ गया, है ना। तो ये आपका जो है, और डेली आएगा, ये नहीं होगा कि आज आ गया था कल नहीं आया, पर नहीं, डेली हो आएगा। सुबह में हल्का हुआ फिर तेज होगा, सुबह में हल्का फिर, ये टाइफाइड इसकी टिपिकल पैटर्न है टाइफाइड का। अच्छा, अब क्या हुआ कि बुखार आया, थोड़ा आगे एकदम सर्दी लगी, तेज सर्दी लग रही है, बुखार आया, पसीना आ गया आपको, उसके बाद आपने रजाइयाँ यहाँ डाली वाली, पसीना आ गया, बुखार खत्म हो गया। अब आपका कल कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के फिर आ गया, तो ये तो टिपिकल मलेरिया है। अच्छा, हाँ, अगर इस तरह से हो तो फिर ये मलेरिया है। ये मलेरिया है। हाँ। अच्छा, मलेरिया के भी कई किस्में ना, 4-5 किस्में होती हैं, मिनिमम हम लोग 4 लेते हैं ना। तो जितने भी बुखार एक दिन छोड़ के होते हैं, वाइवैक्स वगैरह जो बुखार के होते हैं वो एक दिन छोड़ के, लेकिन एक आध बुखार मलेरिया में भी ऐसा है जो डेली आता है और बहुत डेंजरस होता है, वो फैल्सीफेरम कहलाता है, फैल्सीफेरम मलेरिया कहलाता है, वो बड़ा डेंजरस होता है। वो क्या करता है कि आपने, मैं मिसाल दूँ आपको कि बुखार हुआ, तेज हुआ, दिमाग में चढ़ गया, लोग बेहोश हो गए, आपके पास ये सही, ये क्या हो गया, हमने देखा ये दया हो गया। तो जो बेहोशी आ जाती है वो मलेरिया में भी आती है, टाइफाइड में भी आती है, वायरस में भी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, फिर आपको यहीं से मैं कहूंगी कि कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, अहम चीज है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मलेरिया और टाइफाइड, इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है? अगर हम लोग कभी, अगर जिंदगी में हमें मलेरिया होता है, हम आपको बताया ना कि चीजें तो आपको पता है कि हमारे पास स्लिप्स होती हैं, हम वो अपने पास रखते हैं, दूसरी बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, वही मेडिसिन लाते हैं और खा लेते हैं। अगर किसी को मलेरिया हुआ और उसके पास वो मेडिसिन है और फिर कुछ टाइम बाद उसको हुआ और वही मेडिसिन वो खा ले और उसको मलेरिया नहीं टाइफाइड हो, तो क्या ट्रीटमेंट चेंज होने से क्या बीमारी खराब हो सकती है? बीमारी खराब होती है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ। मलेरिया है तो एंटी मलेरियल ड्रग्स जरूरी है, वही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज, और वो भी उसी पैटर्न में लेने पड़ेंगे जो तरीकेकार है। आप उस तरीके से नहीं करेंगे, ये मलेरिया आपका जो अनकंट्रोल मलेरिया हो जाएगा, फिर दिमाग में जाएगा, ये भी बड़ा खतरनाक है, आपका फेफड़े खराब करेगा, आपका लंग्स खराब, जॉन्डिस कर देगा, ये यूजुअली लीवर में चला जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जाके इसकी जो होती है मलेरिया की जो एक साइकिल है इनका, वो जो होता है वो जिगर के अंदर पूरा होता है, गॉल ब्लैडर में हो जाता है, पित्ते में होता है, तो इसकी वजह
से वो बुखार स्टोर हो जाता है, मलेरिया करके फिर बुखार लेके आता है। तो आप ज़रूरी है कि एंटी मलेरिया, तो मलेरिया का ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से लें। हर एक को इसका मलेरिया का ट्रीटमेंट भी नहीं पता लोगों को, उल्टी सीधी दवाइयाँ ले लेंगे उठा के, 2-3 गोलियाँ खिला दी हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, समझे ना। इसी तरह टाइफाइड है, टाइफाइड की फीवर की होती है, इसका आपको कल्चर कराना पड़ता है, एक टेस्ट हम करते हैं। अच्छा। उसका CS करता है वो, और कल्चर उसमें आ जाता है कोई जरासीम उसमें कि भाई कौन सा जरा साल्मोनेला है, कौन सा, वो देख के उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन दे देते हैं। 2 से 3 हफ्ते में ये बुखार खत्म हो जाता है, अगर प्रॉपरली आपने मैनेज किया है तो। अगर आपने स्टार्ट से ही मेडिसिन ली है, टाइफाइड बहुत आगे तक नहीं गया तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर डॉक्टर साहब टाइफाइड अगर थोड़ा बिगड़ जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है? बहुत अच्छी बात करी है आपने। हमारा मकसद भी ये होता है, अवेयरनेस देना होता है कि अगर आपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट सही नहीं लिया तो इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। अच्छा। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका सबसे पहले पेट में दर्द आ जाएगा, ये अपर एब्डोमेन में होता है। यहाँ पर एक खास किस्म की, जब हम एनाटॉमी देखते हैं उसकी, तो इसमें पायर पेशिस को होते हैं, लिम्फ नोड टाइप की चीज, उसमें ये वायरस जाके जमा होता है और उसको फिर टेर कर देता है, फाड़ देता है, उसको रेप्चर कर देता है। और ये जब रेप्चर करता है तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा और इस शॉक में चला जाएगा मरीज और डेथ होती है। डेथ होती है इसके अंदर। बिल्कुल मैं अपने मरीजों को बताता हूँ। अच्छा, यूजुअली होता है हर दूसरा तीसरा मरीज में ये होता है, क्योंकि एकदम तो नहीं आते ना मरीज, 3 से 4 दिन 5 दिन बाद आते हैं। तो जब वो आते हैं तो पेट के दर्द के साथ भी आते हैं। तो उसमें दर्द में साथ हम देखते हैं कि ये टाइफाइड की तरफ जा रहा है ये, तो फिर हम उसको पूरी तरह क्योर करते हैं कि देखो तुमको ये चीज़ें, ये पेट को तुमने सेव करना है। टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी, और जब लैब टेस्ट उसके आ जाते हैं सामने तो बड़ा प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। और मरीज जो समझता है बात को, वो मरीज जो डॉक्टर की बात को फॉलो करेंगे, मैं नहीं समझता कि वो मरीज खराब हो सकते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप कभी भी नहीं होंगी इंशाल्लाह, जब अगर बात के डॉक्टर की बात को मान रहे हैं और आप गोलियां खा रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ से लेके गए वहाँ जाके आपने फेंक दी या नहीं खाता हूँ दवाइयाँ इतनी, तो वो कभी भी सही नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन होंगे। पहले ज़माने में, यानी कुछ अर्से पहले, जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, आप देखेंगे कि बाद बच्चों को जो बड़े हो गए उनका पैर खराब हो गया, किसी का हाथ खराब हो गया, किसी की आंख खराब हुई है, तो अब आप पूछेंगे कि भाई ये तुम, कभी किसी के जो है ना जो IQ लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया, तो आप पूछेंगे भाई क्या हुआ था, तो वो कहेंगे इसको बुखार आया था। बिल्कुल ऐसी चीजें मैंने देखी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्कि मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि उनकी जो है ना वो एबनॉर्मल थी, तो मैंने पूछा कि ये शुरू से ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बीमार हुआ था, बहुत ज्यादा बुखार हुआ था, उसके बाद हुआ। बहुत सही, ऐसा भी देख, बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। है, जब हम बता रहे हैं, वो कह लगे था इसको बुखार तेज हुआ था, अब उनके लिए तो बता के चले गए। हम तो परेशान हो गए ना डॉक्टर की ऐसे से कि यार इन्होंने क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को, अगर ये दिखा दे तो आज ये ठीक हो जाता है ये मरीज। इसकी वजह ये होती है कि ये जो बीमारियां जैसे टाइफाइड है, ये ब्लड में चला जाता है, ब्लड क्रॉस है, बैरियर क्रॉस है, ये ब्रेन में जाके वहाँ जाके उसको जो है स्टिमुलेट करता है ब्रेन सेल को, और ब्रेन सेल में डैमेज करता है उसको, तो मेनिंजाइटिस हो जाता है ड्यू टू टाइफाइड। ये ऐसी की चीज़ है, ये रेयर है, अब नहीं होता ये। हाँ, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और फीवर आ जा रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, आप गिर भी रहे हैं, भिड़ हो रहे हैं, आप फिर भी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ये आपका एनकेफेलाइटिस हो जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा। तो यूज जी, अब मैं अपनी क्लिनिक में ये करता हूँ आज भी कि अगर बुखार की वजह से कोई पेशेंट उसको बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, इन्हें कॉपी होती है, हम उसको चेक करते हैं, उठाया नहीं हुआ था, कोमा में चला गया, हम हाँ बड़े हॉस्पिटल फॉरम भेज के बड़ा मैनेजमेंट होता है और बाज़ औक़ात इनमें डेथ हो जाती है। अच्छा। तो आज भी मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपको कोई फीवर जो हाई ग्रेड फीवर हो, हाई ग्रेड से मुराद होता है कि अगर 102 है ना, तो 103 104 पर हो तो फौरी तौर पर आप डॉक्टरों को दिखाएं। अच्छा, ये भी हो कि आप डॉक्टर इतना देर से पहुंच रहे हैं, तो कम से कम ये कुछ मैनेजमेंट घर पे कर लें आप। डॉक्टर वो जो कहते हैं पट्टियां रख लें, ये सारी चीजें, ये आजकल आ गई ये चीजें ना, आजकल और भी चीज ऐसे आगे पैकेज आ गए तो वो रख देते हैं, उससे बुखार कम हो जाता है। लेकिन रिजल्ट ये है कि हर
सूरत में बुखार कम करना है, कम करना। अगर बड़ा है तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक की गोलियाँ फ़ौरन खिला दें उसे, और पानी सर को गीला वीला करें, सर ने तो हाथ पैर को गीला करें। लेकिन ये हमारा तरीका होता है कि उसको नहला देते हैं ना, बाद फैमिली में कि बच्चे बड़े होते हैं नहलाना नहीं चाहिए, ये नहलाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने देखा कि बच्चों को अगर आप नहलाएं तो वो कांपना शुरू कर देते हैं, वो कांप रहा है, नहला रहे हैं सब, तो इसके अंदर उसमें ये होता है कि चेस्ट बड़ी जल्दी आपको पता है कि कैप्चर कर लेता है जरासीम को, तो वो चला जाएगा, फिर नमूनिया में जाएगा। अब टाइफाइड प्लस नमूनिया हो गया, आप कैसे बचाएंगे बच्चे को? तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये आप ज़रूर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं फौरी तौर पे, और जो वो आपको बता रहा है, अगर वो कह रहा है कि नहीं एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ ICU वगैरह हो, तो आप ले जाएं उसको वहाँ पर, हैं, बजाय इसके कि वो कह नहीं ये तो ठीक हो जाएगा और हम चलो दम करा देते हैं, हम दम करा देते हैं ठीक हो, तो हाँ तो टुटके कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करो उसको ना, उसको आप जाके चेक कराओ। तो ये फीवर में ही बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक फीवर सबसे ख़तरनाक उसमें होता है, वो ये होता है कि फीवर बच्चे को या बड़े भी होते हैं कि वो जा ही नहीं रहा। हाँ, हमने पूछा कि कब हुआ? सर रोज आता है बुखार, आगे जाता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। शाम का हाँ, तो वो ये क्या हो गया, अगर 3-4 हफ्ते तक बुखार चलता रहे, 4 हफ्ते चलता रहे, तो हम उसको कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, PUO। आजकल फिर आ गया ये, अच्छा। ये आज से 20 साल पहले आया हुआ था, फिर आ गया बुखार का। अच्छा, ये अब फिर से आ गया 20 साल बाद। अब जो आया, अब जो आया ये, क्योंकि ये अजीबोगरीब बुखार है कि भाई आ रहा है जा रहा है, सर्दी लग रही है, मुझे कोई दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो इसको कहते हैं अजीबोगरीब, यानी मिस्टीरियस। हाँ, ये अजीबोगरीब बुखार, मिस्टीरियस फीवर हो गया ये, तो आज के इसको ये नाम दे दिया मिस्टीरियस फीवर। हाँ, वो कहने भाई ये क्या कहने गया, बड़ा अजीब बुखार है, ये बुखार है। तो भाई ये अजीब कैसे हो गया? अजीब तो आपके करने से हुआ ना, आपके शुरू में आया था, आप डॉक्टर के पास चले जाते, हर बुखार कंट्रोल में होता है, हर जगह का ट्रीटमेंट मौजूद है, आपने उसको देखा नहीं, तो ये भी इन्हीं मिस्टीरियस बुखार यही होगा ना, कोई टाइफाइड बिगड़ गया, मलेरिया बिगड़ गया, कोई वायरस बिगड़, इन्हीं में से था ना ये, आपने क्यों बिगड़ने दिया भाई ये? तो इस तरह की बड़ी चीज़ है ये, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जो आजकल बहुत ज़्यादा ये मिस्टीरियस फीवर, लोग खौफजदा हो रहे, मेरे पास आते कहते सही है, कौन सा फीवर आ गया? भाई कोई भी फीवर नहीं है, ठीक है, अभी तुमने दिन लगा दिए इसलिए वो बेकार कॉम्प्लिकेशन हो गया इसका जो। मैंने भी सुना था, इसमें कितनी हकीकत है ये आपसे ज़रूर पूछूंगी। सोशल मीडिया पे मैंने सुना था कि लाहौर में कोई ऐसा एक बुखार है जिससे पता नहीं डेथ हो रही है या नज़र जा रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मैंने एक वीडियो देखी थी। अब इसमें हकीकत है कि नहीं, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, इस तरह का भी कोई फीवर है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक हमारा नया बुखार, नया तो नहीं है ये भी पहले आया था, इसको कॉन्गो वायरस कहते हैं, कॉन्गो फीवर कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली इसका जो पूरा जो नाम है कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर है ये, है ना। और ये एक बंदे ने किया था, उसका नाम है करीमन नाम था ये, 1944 में ये डिटेक्ट हुआ था ये। फिर 1956 में बाकायदा जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये जो कॉन्गो कंट्री एक है, वहाँ जो फीवर हुआ था ये वही सेम है ये। अच्छा, उसी नाम से हाँ, तो इस नाम से भी हुआ, क्योंकि जब ये हम पढ़ते थे कॉन्गो कॉन्गो, तो हमने कहा ये कॉन्गो क्यों कह रहे हो, जबकि ये तो करीमन ने डिक्लेयर किया था ये जो यूक्रेन का एक सिटी था वहाँ पर था ये, तो ये कैसे हुआ? तो पता लगा कि वो मैच किया उसने, ये हुआ। पाकिस्तान में भी 69 में आ गया था, इसका वायरस आया था, तो वहाँ पे काफी है। तो ये इतने ओल्ड है ये, अब असल में अवेयरनेस है, मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, अब ज्यादा हम एक दूसरे को पता कर रहे हो रही है, लेकिन ये सब पुराने फीवर है ये। अभी जैसे कल कराची में था कि कराची में फिर कॉन्गो वायरस आ गया, एक बंदे ओरेंगेटोन का कोई था वो, तो ये सब चीजें जो थी बलूचिस्तान में आ गए थे, अभी 84 पहले थे, अब ये कुछ और बढ़ गई है। तो मतलब ये बढ़ कैसे रहे, तो इसकी बहुत वजह खास है। वैसे तो देखिए इसके 3 वेक्टर बन जाते हैं, एक कहीं से आया है ना, टिक बॉन्ड जो है, टिक बाइट, टिक कहते हैं एक खास किस्म का ये मच्छर की तरह का एक परिंदा समझ लें, या रोडेंट है ये, कीड़ा है ये, तो उसमें ये पहले आता है, वहां से वो काटा किसी इंसान को, तो वहां से इंसान में गया ये। अच्छा, हुआ क्या, ये जो टिक था पहले गया ये शीप पे, यानी बकरी, भेड़ और गाय वगैरह होते हैं ना, आप देखें उनके गिरते बड़े परिंदे उड़ रहे होते हैं, मक्खियां, मच्छर, आप जाकर देखें उनको बेचारों को पता क्या, तो जानवर है ना वो काट रहे, उनमें से इसने एक ने उसको काटा। वो जो गाय थी या बकरी है वो इन्फेक्टेड थी, अच्छा, वहां से टिक बाइट हुआ, वो उड़ा, आपको काटा, आपको काटा, अब आपको हुआ। अब आप अपने साथ लोगों को बैठे हुए हैं, आपको फिर एक बच्चे ने काटा, आपके जिस्म में, आपकी बॉडी भी कैरियर हो गई, इससे दूसरों को फैला। अब ये जो बंदा था, ये जो हुआ कराची में जो आया, ये इन्फेक्टेड था, और इन्फेक्टेड बंदा जो था पर्सन, ये वहीं इसके करीब था कोई,
उससे इसको यहाँ से आगे बढ़ाइए। ठीक है डॉक्टर तो साहब, ये बड़ी चीजें आ रही इस पे और डिटेल में बात करेंगे, ब्रेक ले लें, पर यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आपने याद रखनी है बात, सुबह सुबह मुझे बातें भूली होती है, दिमाग का मसला हो गया थोड़ा सा, इस बारे में पूछूंगी, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई। अब डॉक्टर साहब से आके ना वापस इसके बारे में पूछूंगी। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा, ब्रेक पे जाते ही डॉक्टर साहब से मैं इतनी बातें शुरू कर देती हूँ, अपने घर की बीमारियाँ, लोगों की बीमारियाँ, अपनी बीमारियाँ। अच्छा, वो होता ही है ना कि डॉक्टर साहब मुझे कभी नसीब से कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ये मसरूफ़ होते हैं, शो पे नहीं आ पाते, फिर कॉल पे भी इतनी कभी कोई मुझे प्रॉब्लम हो। तो खैर ये डॉक्टर साहब की अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर साहब जब भी कभी कोई मसला होता है मैं आपको मैसेज करती हूँ, आप फौरन मुझे जवाब देते हैं। और ये पता है ये वजह क्या है कि ऐसा नहीं है, मेरे फैमिली डॉक्टर भी शुरू से थे और हम जाते भी थे, पर हुआ ये कि जब डॉक्टर साहब मेरे साथ शो पे पहला शो किया डॉक्टर साहब ने, और एक दिन ऐसे कोई मसला हुआ, मैंने डॉक्टर साहब को ना वॉइस नोट की, डॉक्टर साहब ये मसला हुआ, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी, मैंने वो दवाइयाँ खाई, मैं फौरन ठीक हो गई। फिर एक सक्खर में हमारे जानने वाले होते, तो मैं ये जरूर बात करूंगी कि वो सक्खर में रहते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि एनी मेरे ना दांत का दर्द जो है ना वो जा नहीं रहा, काफ़ी एजड भी हैं वो। अब मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पे मैंने तमाम डॉक्टरों को दिखा दी और ठीक नहीं हो रहे। अब मैंने सोचा ठीक है, मैंने इनको बताया, ये भी बताया कि उन्होंने तमाम डॉक्टरों को वहाँ पे दिखाया और वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी, मैंने उनको मेडिसिन दी, अब उन्होंने टूटे हुए दिल से खाई कि जब इतने डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ तो यहाँ से कैसे होगा। पर फिर वो मुझे 7 दिन बाद उनका मैसेज आया कि यार तुम्हारे डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी है, वरना मैं तो ठीक नहीं हो रहा था। ये भी अल्लाह ने आपके हाथ में डॉक्टर साहब शफा दी हुई है। हालांकि देखिए ना, डेंटिस्ट तो अलग ही होता है। हाँ। मैंने आपको बताया भी था कि मेरा छोटा बेटा डेंटिस्ट है, लेकिन इंसान की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि आप ये नहीं है कि आप किसी मीडिया पे बैठते हैं और आपको पता नहीं है। पता कैसे नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च हर चीज पे डॉक्टर साहब। मैंने जो अपनी जिंदगी गुजार दी इसी में, सारी बीमारियों को पढ़ते पढ़ते और देखते देखते, और फिर शफा तो अल्लाह ताला ने रखी। और माशाल्लाह मैं हर कोई, अब आँख का मामला था, है ना, आप हैरानी होगी कि वो आँख में नजर नहीं आ रहा है, लोग आ रहे हैं, मैंने कहा चलिए कि दवाई लिख रहा हूँ, अब इसके बाद आप आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। वो बंदे कहने लगे हम तो ठीक हो गए। तो ये बस ये शुक्र है अल्लाह का, मालिक का एहसान है, बहुत करम है, अल्लाह भी शफा आपके हाथ में बहुत ज्यादा रखी हुई डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज मैं, हम बुखार पे जरूर आएंगे, पर एक बात मैं आपसे जरूर करूंगी कि मैंने अपने ऊपर चीज आजमाई है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मुझे पुरानी चीजें, पुराने रास्ते, हर एक चीज याद रहती थी, लोगों के नाम भी, बातें अगर किसी के साथ की हैं वो भी। अब कुछ 2-3-4 महीने से ऐसा हुआ है कि मुझे रास्ते भी, अगर मैं वहाँ 2 महीने नहीं गई तो मैं रास्ता भी भूल रही हूँ, मैं बातें भी भूल रही हूँ, मैं लोगों के फेस को देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि कभी मैंने इनको देखा है, तो मुझे याद नहीं होता कि मैं इनसे कहाँ मिली हूँ। ये चीजें नहीं थी पहले, ये क्या रीजन हो सकते हैं? अच्छा, फिर इसके बाद एक वो हमें बीमारी लगी हुई है ना टिकटॉक की, उसमें मैंने देख लिया कि एक वीडियो आई कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई है तो आप बताएं कि आपकी याददाश्त कमजोर हुई है कि नहीं हुई। बस ये इधर लग गई, मैंने कहा आज आने दो डॉक्टर साहब को, मैं पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब ये इस वजह से तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, देखिए मैं बताऊँ ना, देखिए वैक्सीन तो हमने भी लगाई है ना, और सब लोगों ने लगाई है, हमने बूस्टर डोज तक लगाई है, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा है, और ना हम कोई खास कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं ना। देखिए ये 2 बातों से होता है, एक तो आप एज देख लीजिए ना, अगर आपकी ओल्ड एज, नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अगर कोई ओल्ड एज बंदा ये कहता है हमसे कि मुझे नजर, मुझे जो याददाश्त मेरी कमजोर है, तो इसको कहते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी ना, तो वो उसकी ग्रेजुअल होती नहीं, वो एज के हिसाब से दी जाती है। लेकिन यंगस्टर लोग जो होते हैं, जैसे आप है मिडिल एज की, तो उसमें जो है ये यंगस्टर लोग हैं, ये इनकी अगर मेमोरी कम हो रही होती है तो इसकी सबसे बड़ी 2 वजह होती हैं। और एक ये होती है कि होती है कंसंट्रेशन अगर आप किसी चीज पर है, यानी अगर आप किसी पे तवज्जो दे रही हैं, आज आप मेरे नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, आप किसी चीज पे तवज्जो दें। मिसाल के तौर पर अब ये बैठी हैं, आपने कहा कि वहाँ जो बैठे थे तो वहाँ पे सर ने गिलास पानी का रखा हुआ तो पूरा नहीं पिया, अब जहन में बिठा लें आप ये, आप मैं 5 साल के बाद मिलूंगा ना,
और आप यही कहेंगे कि सर वो पानी गिलास रह गया था आपका, पानी हुआ था। इसकी वजह क्या थी, आप में जैसी जिंदगी हमारी बढ़ रही है, हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं, फजूल चीजें हटा रहे हैं और अहम चीजों को अपने दायरे इख्तियार में ला रहे हैं। आप जिन चीजों को, जैसे मैं हूं ना, अब मैंने कहा कि यार जैसे आपकी बात है कि यार वो थे, यार इसको याद नहीं रहा, लेकिन मैं सुबह उठना तो याद नहीं, मैं मरीज को तो पूरा याद कर रहा हूँ। दवाइयाँ क्यों नहीं भूल रहा हूँ मैं, हैं दवाई क्यों नहीं भूल रहा हूँ, जो पुरानी से पुरानी दवाई है मतलब वो क्यों नहीं भूल रहा हूँ मैं। इसी तरह आप अपने क्लाइंट को कैसे भूल रहे, क्यों नहीं याद रखा हुआ आपने, हैं आप ये इतने बजे आना, इतने बजे आना, ये था वो कैसे याद रखा हुआ है आपने। तो हमने अपनी लाइफ को लिमिटेड किया है ना। जब यंग थे, ज़्यादा यंग थे, तो हम तो बहुत ज़्यादा लोगों को फैला, ये भी हो भी हो। अब हम लोग बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हम अपने आप को लिमिट करते हैं। आप तो इस तरह से करें कि अपने कॉन्सेंट्रेट करें अपनी लाइफ को, कि भाई ये ज़्यादा अहमियत रखता है, ये कम है, इसको याद रखूंगी, इसको नहीं याद रखूंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बड़ा इत्तेफाक करती हूँ। एक रीज़न ये है कि कुछ अरसा पहले मेरा जो फोकस था मेरे काम पे और चीजों पे, वो इतना ज्यादा नहीं था और फजूल चीजों पे बहुत ज्यादा था। एक सच्ची बहुत बात सही। अब कुछ सालों से मेरे कुछ गोल्स हैं जिसको मैंने अचीव करना है और मैं पागलों की तरह उसी पे टारगेट है मेरा और मैं वहीं पे लगी। शायद इसलिए वो लोग मुझे भूल चुके हैं और वो बातें मुझे भूल चुकी हैं और वो चीजें मुझे भूल चुकी हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे यही है कि मुझे ये करना है। सही। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं जब थकी हुई होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, नहीं, अपनी थकावट को बोलती हूँ और अल्लाह को बोलती हूँ कि मुझे हिम्मत दें कि आज सुबह मैं फिर उठी हूँ और मैं सारा दिन वो मेहनत करूँ, क्योंकि मैंने वो चीज पानी है अल्लाह की मदद से कि जो मैंने सोचा है। तो शायद ये वजह है, मेरा काम की तरफ बहुत ध्यान है। मैं रात को, जैसे आपने रिसर्च का रात को जाके मैं, क्योंकि माशाल्लाह 5-6 शो कर रही हूँ मैं, तो उस हवाले से कोई हेल्थ का शो, कोई मॉर्निंग शो, कोई आउटडोर शो, कोई करंट अफेयर का शो, तो उस पर तमाम मैं रात को रिसर्च करती हूँ। अब आप खुद सोचें कि ये बंदा जिसकी मेमोरी लॉस हो रही हो, वैसे सब कैसे कर लेगा सारा काम। ये उससे वक्त करेगा जब आप एक्स्ट्रास को हटा देंगे। हाँ, मैंने उनको हटा दी, शायद इसीलिए चीजें मुझे भूल रही हैं। अब आप बैठी हुई ना, अब आपके रिश्तेदार है, हमारे साथ होता है, आगे बैठे, यार तुम, यार नाम पता नहीं क्या है, अरे सर आप हमें भूल गए सर, हैं अब ये, अच्छा वो नहीं भूल रहे, हम मरीज देख रहे हैं, टैबलेट इसकी, हाँ यार ये ले लो, यार ये तो बहुत दिनों बाद लिखी है मैंने, ये कैसे याद आ गई। तो मतलब हमारे अपने चीज़ों पे हम लोग लिमिटेड कर रहे हैं और आगे जाके भी यही होगा। यहाँ तक के ये भी होगा कि आप घर में गई हैं, आपकी बच्ची ने कहा कि अम्मी वो मीटिंग में चलना था, आपने हाँ बेटा कल चले जाएंगे, आप सुबह भूल गई, इसलिए कि आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व थी कि उसको सब चीजें याद है, आपको काम नहीं करना। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बात, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि ऐसे लोग जो चीज़ों को मेमोराइज सही तरह नहीं कर रहे, तो आज वो मैसेज यही है कि वो अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि उन्हें कोई बीमारी आ गई है या खुदा न खास्ता कमज़ोर हो गए तो उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो आपकी लाइबिलिटी है वर्किंग की, उसको बेहतर करें आप, है ना, उस पर अमल करें आप। एक तो दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आप बीमार हो, आपको पता नहीं चल रहा हो, आप में कोई विटामिन की कमी हो रही है, आपकी विटामिन डी की कमी हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रही हो, इस किस्म की चीज़ें भी मेमोरी को जो है डैमेज करते हैं। आपकी लाइफ, सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें ये चीज़ है। तीसरी बात ये कि वाकई मेमोरी सेल जो होते हैं वो लॉस हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ दिमाग में एक दिमाग के एरियाज बने हुए, तो एरिया 44 हमारे दिमाग का एक एरिया है, वो मेमोरी कंट्रोल करता है। वो हो सकता है किसी वजह से डैमेज हो रहा हो। अब वो कैसे होता है, वो ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी चीजें, उनसे भी हो सकता है। ना मुझे शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर। मैं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज से अपने को देखें, है ना। अब एक बंदा साथ है, 70 साल का है, वो कैसा मुझे याद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। आप MRI करा लें, पता चल जाएगा, है, या आप टेस्ट कर लें कोई चीज, उनको हो जाएगा। तो ये पूरा एक चैप्टर है जो हमने कहा कि इस तरह पे हर शख्स जो है बीमार नहीं है, हर शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके सेल डैमेज नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको बुखार नहीं है। अपने आप को असिस्ट करे कि एक्चुअल वो क्या है, तो उस हिसाब से अपने डॉक्टरों को दिखाए, ठीक है ना। ये तो सब चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, बुखार में भी ऐसा हो जाता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है। बहुत से लोग जब उनको बुखार होता है तो वो उनको अंदाजा नहीं रहता, वो दिमाग, मैंने कहा ना, दिमाग में चढ़ा जाता है, फेब्राइल इलनेस हो जाती है उनकी, फेब्राइल जो है कंकाइटिस हो जाता है, सीधी हरकत भी शुरू कर देते हैं, डर भी उनको, सोते में उठ के चीखना शुरू कर देंगे कि डर है, अजीब सी थोड़ी सी हो जाती है। आप देखिए, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब चूंकि माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शौक है, मेरी नॉलेज अच्छी है। ये जो आप कह रहे हैं डर जाना, बात होता है खौफ जाता है उड़ जाना, अच्छा बात वक्त ये होता है कि ख्वाब में चल जाना, आप उड़ गए, आप ख्वाब में चल रहे हैं, आप हैं, फिर आगे बैठ गए, आपने सुबह पूछा क्या हुआ, तो आपने मुझे तो नहीं पता। तो ऐसा होता है, ये एक फीवर होता है, रोमेटिक फीवर कहते हैं हम लोग, ये भी गले से होता है।
ना गले जिसके बीमार होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जो है आपका ये जो चलने की आदत हो जाती है, इसमें बेखाबी होगी, आप चल लें, आप इंसोम्निया होगी, आप चल लें, उसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके जॉइंट पेन हो जाते हैं, ये सब चीज़ें ये भी बीमारी में आता है। लेकिन बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल बीमारी, नफ्सियाती बीमारियाँ जिसमें लोग चलते हैं, बैठते उठते हैं, वो अच्छा ये सब चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही मैं आपको कहता है वो पता चल जाता है कि इसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसकी जो है दूसरे बुखार की हिस्ट्री है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी होना चाहिए, आप सही बात पूछें और सही बात पता करें कि क्या है, तो आप आधा मर्द आपको पता चल जाता है कि आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब हमने आते अपने टॉपिक पे आते हैं फीवर के तरफ। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि आई विजन पे ऐसे फीवर भी हैं जो आपके विजन पे अफेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल एक फीवर कॉन्गो फीवर जैसे मैंने कहा था ये मौजूद है। ये आपकी आंख की आई साइड जो है ना, इसको फोटोफोबिया हो जाता है। अच्छा। हाँ, यानी आपकी जो इरिटेशन होंगी आई की ऐसी होंगी कि आपकी रोशनी में आप देख नहीं सकेंगी, तो ये फोटोफोबिया इसमें होता है बिल्कुल। और हर फीवर में नहीं होता, कुछ फीवर ऐसे होते हैं जिनमें ये सब चीजें हो जाती है। मतलब ये रहता है फिर या नहीं, खत्म हो जाते हैं, नहीं खत्म हो जाते हैं। ये जितने भी वायरस की बीमारी है ये सब खुद ब खुद खत्म होती हैं। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन जो है वो अगर मुश्किल डलने नहीं सही होंगे तो ये मसला बनेगा। जैसे आई साइड है, आपने तक स्पॉन्टेनियस हुआ, खुद ही सही होकर चलेगी, लेकिन उसमें क्या किया आपने, उल्टे सीधे दवाई डाल दी, तो आई डैमेज होगी ना। आप वायरल की खुसूसियत ये कि अगर आप उसमें कोई अनकंट्रोलेबल कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं, उसका जो कोई ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक उसका नहीं, वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने बैक्टीरिया का कोई दे दिया, कोई और चीज़ दे दी, तो वो चीज़ डैमेज हो जाती है, फिर वो ख़राब हो जाती है। तो आप ज़रूरी यही है कि कोई भी चीज़ हो, आंखों का मसला हो आई डॉक्टरों को दिखाएं, बुखार का मसला है अपने फिजिशियन को दिखाएं, तो फिर राय लें आप। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है ना सन ग्लासेस ले लें आप, ताकि आंखों की रोशनी जो है, बाहर की रोशनी आपकी आंखों में ना पड़े, तो सन ग्लासेस भी प्रोटेक्शन होता है हमारा ये। और दूसरी चीज सबसे नॉर्मली भी डॉक्टर साहब अगर आंखों का कोई मसला नहीं है, आप धूप में जाते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, सूरज की शुआएं डायरेक्ट लगती हैं, तो क्या उनको भी अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये एयर से बीमारी आंखों की आती है, यानी बाहर के पार्टिकल आपकी आंखों को लगेंगे, जो हमारी बाहर का हिस्सा होता है इसको कंजंक्टिवा कहते हैं हम लोग, बाहर व्हाइट वाला हिस्सा जो है ना, इस पर हवा लगती रहती है, तो इस पर झिल्ली सी आ जाती है। ठीक है, ये झिल्ली टेरेजियम कहलाती है, ये आंखों की बीमारी होती है टेरेजियम, वो पर्दा, वो कहते हैं आंखों के ऊपर पर्दा आ रहा है, यूजुअली लैंग्वेज में या ना भी आंखों पर पर्दा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये इससे आ रहा है कि जो पार्टिकल आ रहे हैं आपकी आंखों पे लग रहे हैं, उसने एक पर्दा बनाना शुरू कर दिया, फिर ये पर्दा आ जाता है, तो इसका प्रोटेक्शन हाँ वही कि आप सन ग्लासेस लें या मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहने, ताकि वो फेस कंट्रोल है उसका बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें सेव करेंगे तो आँखें होंगी। लेकिन टेरेजियम बन गया, पर्दा आ गया, तो कुछ मसला नहीं, एक सिंपल ऑपरेशन है आंखों का, वो आ गया, ऑपरेट करा लें आप, ये ठीक होगा। हर चीज़ की प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि फीवर थे बहुत सारे, फीवर में फ्लू था, फ्लू में ये जो है ना नाक का आपका निदल के जो सिक्रीशन है वो एयरबॉर्न भी आ गई, आगे गई, उधर गिरी, उधर हुआ, तो इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। इसका प्रोटेक्शन है, हम कहते हैं मास्क लगाना है। मास्क बहुत ही अहम चीज़ है ना, सवाए वो मरीज जिनको सांस के मरद हैं या वो चीज़ें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको मास्क का थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर यूजुअली ये होता है कि आपको कोई भी तकलीफ हो, वो गले की हो, वो नाक की हो, आप मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क लगा के आप बाहर निकलें आप, तो इससे आपको बीमारियां आसान है। बहुत ज़्यादा हम किसी मौके पे ये बात करेंगे कि ये मास्क जो बने हुए ये है क्या है, ये तो खासी कपड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं। आप क्या समय इससे जो जरासीम रुक जाएंगे, नहीं होगा। ये एक अलग मास्क बनता है डबल लेयर का, वो है काम का। कोरोना में कितने अच्छे अच्छे मास्क, खूबसूरत, हमने खूबसूरती को तो देखा लेकिन हमने काम को नहीं देखा। पाकिस्तानियों को कि उन ब्रांड वालों ने कपड़ों के साथ मैच करके मास्क बनाना शुरू कर दिए। ये फैशन था, ये फैशन हो गया था। हम बीमारी को भी फैशन में ले गए थे। हाँ, तो उसको कोई देख ना, कोरोना तो फैल रहा था ना, वो तो फैलते चला जा रहा था, वो प्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले रहे थे। हाँ, जिनके डबल मास्क हो रहे थे और लोगों से डिस्टेंस कर रहे थे, वो सेफ भी हुए। वो एक मास्क था जिसका यहाँ पे वो कुछ बना हुआ था, वो वाला ज्यादातर कहते थे
थे सेफ है ये वाला लगा। हाँ वो इसलिए था कि आप कहते हैं ना मुझे सांस में प्रॉब्लम होती है, तो वो एयर फिल्टर था समझ लो, तो वो आना जाना बाहर था, बाहर की अंदर नहीं आ रही थी, अंदर की बाहर जा रही थी वो, तो वो बड़ा सेफ्टी था। तो असल में मेडिकल के हिसाब से वही था, वो डबल आप देखो उसका लेयर देखेंगे डबल बना होगा वो, समझना, जाली सी थी अंदर लगी थी। तो ये भी मास्क की ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा ये कि हम उसको फ़ौरन फैशन में ले लेते हैं। कोई चीज़ हमने देखा कि अच्छा ये अच्छी कैसे लगेगी, हम उसको ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि आया कि इसका में कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा हम कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन देखिए इसमें मौजूद है, बुखार की किस्मों में जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह मैंने का कांगो है और भी बहुत से वायरस आ गए थे। डॉक्टर साहब ये इतने सारे बुखार जो हैं ये आ कैसे जाते हैं, मतलब क्या कभी कोई बुखार कभी कोई बुखार, ये क्या रीज़न क्या होता है इतना ज़्यादा बुखार बहुत आला आने बात का? है। हाँ, असल में हमें ये देखना है कि ये बुखार की क्या इंडिकेशन है। बुखार जो है ना एक तरह से ये जरासीम है, और जरासीम जहाँ आएंगे वहाँ इन्फेक्शन होगा, तो ये इन्फेक्शुअस डिजीजेस कहलाती हैं। बुखार होगा तो दो एक और चीज जरूर होगी, बॉडी एक होगा, यानी बुखार दर्द सूजन ये मिलके आएंगी चीजें, तो उसी हिसाब से ये इन्फेक्शन डिजीज होगी। ये सारी चीजें वही होंगी जहाँ जरासीम वाले लोग पाए जाएंगे। जरासीम वाले दो लोग हैं, एक तो जानवर होते हैं, जानवर परिंदे, और इंसान, ये था ना। तो इंसान जो थे तो थोड़ा सा सिविलियन हो जाता है, तो वो बीमारियां जो जानवरों की थी उन तक नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि जहाँ से जैसे इंसान पढ़ता जा रहा है, तालीम याफ्ता हो रहा है, सिविलियन हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसका दिमाग नॉन सिविलियन हो रहा है। देखिए वो जानवरों की बीमारियां जिन्हें हम लोग सुनते नहीं थे वापस आ रही हैं, और ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अफ्रीकन कंट्री में जानवर ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखें ना उनके ना पे उन पर कपड़ों पे ना चेहरे बॉडी पे कोई कपड़ा है उनके, ना पैरों में चप्पल है उनकी, जाते जाते बीच में वो कोई जानवर पैर से अटक गया है ना, वो टिक बाइट हो गया, वहाँ से वो निकला आ गया, अब ये इन्फेक्टेड हो गया बंदा, अब ये इसने एक दूसरे को किया, उसने ट्रैवल किया, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में आ गया, कांगो आ गया, वो बलूचिस्तान चला गया, उधर से आ गया, ज़्यादा कंट्री। यानी इस पर जो हमारे पाकिस्तान में मिला के अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये मोर देन 50 कंट्रीज में ये फैला हुआ है ये, और मिलियंस के हिसाब से डेथ हुई है, मिलियंस के हिसाब से डेथ हुई है इसमें। कांगो वायरस की बात कर रहा हूँ है ना। और डेंगू वेंगी तो है ही है हमारे यहाँ, डेंगू की तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो इंसानों में जाए, वो तो जहाँ जाएंगे काट लेंगे उठा के, है ना। सवाए इन चीज़ों को जो हासिल है वो है सफाई, हाइजीन है। अगर वो कंट्री, अब ये देखे ना, अब अमेरिका में कोई बंदा, आप उससे पूछे कि यार वो कांगो हो रहा है, कह रहे कांगो, यहाँ कैसा कांगो, सफाई सब कुछ वहाँ होता है नहीं। आप कहेंगे यार यहाँ पर मलेरिया, वो हैरान होंगे वो लोग, क्या भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ ब्लड प्रेशर कह दो, हार्ट अटैक कह दो, ये है हमारे पास है। हम लोग चिकनाई खाते हैं, ये ऑयल खाते हैं, खैर एक्सरसाइज भी करते हैं, ये बात नहीं कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ज़्यादा होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। इन्फेक्शियस डिजीज आपके एशिया में, साउथ एशिया में पाई जाती हैं, आपके मिडिल ईस्ट में भी नहीं पाए जाते, समझे आपके। और इंडिया, यानी इसके लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 कंट्री हैं जिनमें आपकी बीमारी पाई जाएंगी। इसके अलावा कोई बीमारी कहीं नहीं है ये। तो आपका ये जवाब कि ये हम कैसे हो रही हैं, आज आप बिल्कुल इसका देख लें आप कि वो लोग जो हमारे यहाँ एक अच्छे इलाकों में रहते हैं, जैसे डिफेंस है या नाजाबाद के अच्छे पे, उनके वहाँ बीमारियाँ नहीं है। आप कोई भी देखें, अभी तक का जितने भी बीमारियाँ हमारे पसमानदा इलाकों में आई हैं, और टाउन में आ गई हैं, उधर आ गई हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो कोरोना भी आप देखें, आप जहाँ जो सफेद पोश लोग वहाँ नहीं आए कोरोना ज़्यादा, उधर से कि हाँ उनसे ही लगा, उनके पास आए और निकल रहे थे गाड़ियाँ, क्योंकि वो चीज़ तो डेंजरस थी ना बहुत ज़्यादा, गाड़ियों में जाने से शीशा को लकड़ते वो जम्स लगा उनको, वो बराबर से गाड़ी गुजर रही है, तो वो तो एक ऐसी चीज़ थी। लेकिन उसका भी जो रेशो था कम था। वही लोग जो पुअर कंट्रीज हैं या जो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हीं में बीमारियां ज़्यादा आई है। तो हमारा ख्याल ये रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं, वैक्सीनेशन लगाएं और सफाई सुथराई करें, और उनको वादे करें कि अभी बाहर नहीं खेलें, बाहर न जाएं, ज़्यादा चीज़ें बाहर की नहीं लें। तो मैं समझता हूँ आप ये इन्फेक्शन डिजीज से बच सकते हैं आप। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके। सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। 1 घंटा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, ब्रेक का टाइम आ गया, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।